आपने आज यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया है। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और जैसा कि आज हम बातचीत करेंगे माओवादियों के साथ भारतीय राज्य को बातचीत क्यों करनी चाहिए। जब माओवादियों का जिक्र आता है तो हम सब हिंसा और अहिंसा की बहस में उलझ जाते हैं और हम एक ऐसी बहस में उलझते हैं जो राज्य चाहता है कि हम उलझ जाएं। सरकार चाहती है कि हम हिंसा अहिंसा की बहस में उलझ जाएं कि माओवादी इसलिए गलत हैं क्योंकि वो सशस्त्र संघर्ष की हिमायत करते हैं। जैसे कि अगर वो सशस्त्र संघर्ष ना करते तो सरकार उनके प्रति बड़ी उदार और दयालु रहती है। क्या भारत में सीआरपीएफ और दूसरे सरकारी फौजों की स्थापना सिर्फ माओवादियों के साथ लड़ने और माओवादियों को खत्म करने के लिए हुई है? क्या इस देश में किसानों के आंदोलन पर सीआरपीएफ पुलिस गोली नहीं चलाती? क्या किसानों के आंदोलन पर, मजदूरों के आंदोलन पर, महिलाओं के आंदोलन पर, शिक्षकों के आंदोलन पर, छात्रों के आंदोलन पर, सारे अहिंसक आंदोलनों पर सरकार गोली नहीं चलाती? तो सरकार की द्वारा खड़ी की गई ये बहस कि हिंसा और अहिंसा का मामला सबसे पहले है, ये बहुत बड़ा धोखा है। पहला मामला, पहला प्राथमिकता हमारी हिंसा अहिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता न्याय की होनी चाहिए। सरकार हमसे कहती है कि तुम पहले ये साबित करो कि तुम माओवादियों के साथ नहीं हो। क्यों? हम सरकार के सामने क्यों साबित करेंगे हम माओवादियों के साथ नहीं हैं? सरकार से हम कहेंगे कि आप हमारे साथ सिर्फ न्याय और अन्याय पर बात करेंगे कि जनता के साथ जो अन्याय है उस पर सरकार क्या कर रही है। हमारी माओवादियों के साथ क्या मतभेद है, ये बात हम माओवादियों से करेंगे। हम सरकार से क्यों करेंगे? हम सरकार क्यों को बताएंगे कि हमारे माओवादियों से क्या मतभेद है? पहले हम साबित करें, सरकार के सामने साबित करें कि हमारे तो माओवादियों से बड़े मतभेद हैं और फिर सरकार हमको लेजिटिमेट मानेगी। हाँ, अब आप अच्छे लोग हो, आपको बख्श देते हैं क्योंकि आपके माओवादियों से संबंध नहीं है। मेरा कहना है ये फजूल की बहस है। असली मुद्दा न्याय का है। भारत के 80% दलित बेजमीन क्यों है? भारत के दलित और पिछड़े समुदायों की महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार को लेकर राज्य और न्याय व्यवस्था इतनी क्रूर क्यों है? भारत के जमीन का मुद्दा, भारत के किसानी पर हमला, भारत के मजदूरों के छीने गए अधिकार, ये मुद्दे प्रमुख हैं। माओवादियों के साथ हमारा क्या संबंध है? हम हिंसा अहिंसा पर क्या बात करते हैं? क्या हमारा स्टैंड है? ये हम राज्य को नहीं बताएंगे। ये हमारी बात आपस में होगी। अगर हमें माओवादियों से बात करनी होगी तब हम उनके साथ बात करेंगे कि हमारा और आपका किन मुद्दों पर मतभेद है। और सरकार को ये कहती है कि हम माओवादियों को खत्म कर रहे हैं, बाकी आप सब निश्चित रहिए। उस धोखे के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भले आप हथियार न उठाएं, भले ही आप गांधीवादी हो, अगर आप न्याय और अन्याय का मुद्दा उठाते हैं तो फिर सरकार आपके साथ क्या करती है?
इससे हमें सबक मिलेगा कि ये हमला सिर्फ माओवादियों पर नहीं है, और इसलिए नहीं है कि उनके पास हथियार है। ये हमला बहुत व्यापक है, चौतरफा है। मेरी आज की पूरी बातचीत उसी मुद्दे पर है। मेरा जन्म एक गांधीवादी परिवार में हुआ। मेरे ताऊ जी ब्रह्म प्रकाश शर्मा मुजफ्फरनगर के एक जाने माने फ्रीडम फाइटर थे। हमारे घर में नेहरू जी, इंदिरा जी, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, लाल बहादुर शास्त्री 2 साल हमारे घर में रहे। हमारे घर में एक सोफा जिस पर 5 प्रधानमंत्री बैठे थे। उसके बाद मेरे पिताजी ने भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगा दी और फिर वो फरार हो गए। और गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखे। गांधी जी ने मेरे पिताजी को अपने आश्रम में बुला लिया। मेरे पिताजी गांधी जी के साथ सेवाग्राम आश्रम में रहे। गांधी जी का जो नई तालीम का कार्यक्रम था उसमें मेरे पिताजी जुड़े। फिर विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन शुरू हुआ, मेरे पिताजी उसमें अग्नि पंक्ति में रहे। उत्तर प्रदेश में सीलिंग की जमीन बांटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विनोबा भावे से कोई ईमानदार आदमी मांगा तो विनोबा भावे ने मेरे पिताजी का नाम दिया। मेरे पिताजी को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और मेरे पिताजी की देखरेख में 20 लाख एकड़ जमीन बांटी गई। और जब पिताजी वापस आए तो भूमिहीन थे। तो पिताजी से ही हम इंस्पायर हुए, उनसे प्रेरणा ली हमने। और पिताजी कहते थे हमारे कि गांधी जी ने कहा था कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और काम करना चाहिए गांव में रहकर, वरना हमारा लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा। तो अपनी शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी दिल्ली से अपना सूटकेस पैक करके छत्तीसगढ़ चले गए और वहां दंतेवाड़ा जिले के एक गांव कमलनार में हमने एक पेड़ के नीचे अपने सूटकेस रख दिए और वहां हमने आदिवासियों के साथ रहना शुरू कर दिया। हमने आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, इन मुद्दों पर काम शुरू किया। नौजवानों के साथ काम शुरू किया और धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता गया और